तूफानों में फंसी हुई कश्ती कभी भी निकल सकती है। तूफानों में फंसी हुई कश्ती कभी भी निकल सकती है, मेहनत सिर्फ ईमानदारी से किए जा। तूफानों में फंसी हुई कश्ती कभी भी निकल सकती है, मेहनत सिर्फ ईमानदारी से किए जा। मायूस ना हो, इरादे ना बदल। मायूस ना हो, इरादे ना बदल। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सहारा कॉम्पिटिटिव क्लासेज। चलिए हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी के ऊपर, क्योंकि ज्योग्राफी के हम लोग 2 लेक्चर पूरा कर लिए थे। आज तीसरा लेक्चर आज मैंने ज्योग्राफी का हम लोग का होने वाला है। 2 लेक्चर आप लोग जिस तरह से लेक्चर आप लोग देखे, आप लोग जिस तरह से अपना प्यार दे रहे थे, आप कंटिन्यू आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। आज हम लोग तीसरा लेक्चर पर आए हैं। वीडियो का ज्योग्राफी का आज तीसरा क्लास आज होने वाला है। हम लोग पहला क्लास में देखे थे बेसिक, जो भी ज्योग्राफी के मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, नदी हम लोग स्टार्ट किए थे, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था हम पहला लेक्चर में आपको पूरी तरह से दे दिए थे। दूसरा जो लेक्चर हुआ था तो उसमें हम लोग देखे थे युवावस्था में किस तरह के स्थलाकृति का निर्माण हुआ था, उसके बारे में पूरा पढ़ लिए थे। जिसके अंतर्गत हम लोग देखे थे वी आकार के घाटी देखे थे, गौर्ज देखे थे, केनियन देखे थे, जलप्रपात देखे थे, छित्रिकाएं देखे थे, सब स्थलाकृति हम लोग चर्चा अपना पूरा कर लिए थे। आज के जो क्लास होने वाला है, तो आज जो क्लास होगा प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में नदी के जल के द्वारा किस तरह के स्थलाकृति का निर्माण होता है, इसके बारे में आज का पूरा क्लास होगा। आज पूरी जानकारी जो है प्रौढ़ावस्था में जिस तरह का स्थलाकृति का निर्माण होता है, ये पूरा जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। तो बस हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। बस इसी तरह से अपना प्यार वीडियो के साथ बनाए रखिएगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, बहुत से विद्यार्थी हमसे कह रहे थे कि सर फिर आप लेट से आ रहे हैं, तो लेट से हम नहीं आ रहे, थोड़ा सा फिर दिक्कत हो गया था। जो कुछ नजदीकी विद्यार्थी थे वो तो जान ही रहे थे। इस पर हम लोग चर्चा ना करते हुए आप लोग डायरेक्ट हम लोग अपने मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जिस पर हमको आज चर्चा करना है। आज ज्योग्राफी के ऊपर सिर्फ बात तो होगी, पूरी जानकारी जो है आज ज्योग्राफी के मैंने जो प्रौढ़ावस्था है उस पर सिर्फ हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज पूरी जानकारी हम जो है आज प्रौढ़ावस्था पर हम आपको देने वाले हैं। हाँ, कुछ बधाई पात्र भी दे रहे थे। बहुत विद्यार्थी बोले कि सर 1000 सब्सक्राइबर हो गया, कि यूट्यूब पर लाइव क्लास की ऑप्शन वगैरह सब व्यवस्था हो गया है। यूट्यूब पर जो लाइव क्लास के लिए ऑप्शन आ गया है, लेकिन अभी लाइव क्लास नहीं हम लोग करवाएंगे। लाइव क्लास जो है अभी नहीं, जिसे अभी होना संभव नहीं है, ठीक ना। ये चलते लाइव क्लास के ऑप्शन आ गया है यूट्यूब पर, लाइव क्लास अब हम करवा सकते हैं। लेकिन आप लोग भी अभी मैंने वीडियो बना करके हमको पूरी तरह से देने दीजिए। अभी और विद्यार्थियों को जोड़िए, जब जुड़ेंगे पूरी तरह से, जब सब जुड़ जाएंगे तब हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ वीडियो हम आपको देंगे। अभी जो वीडियो देना है वो तो पूरी तरह से हम अभी उपलब्ध नहीं, कंटिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं। अब लाइव क्लास की बात कर रहे थे, अभी रुकिए, सब चीज होगा, धीरे धीरे होगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रौढ़ावस्था पर आते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में समझिएगा, प्रौढ़ावस्था पर जो चर्चा करना है, तो प्रौढ़ावस्था में क्या था कि जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, तो जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, तो वहां पर समझिएगा कि जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है उस अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते थे। तो जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है उस अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। अब इसमें किस तरह का स्थलाकृति का निर्माण होता है, इस तरह स्थलाकृति का क्या मतलब, किस तरह का स्थलाकृति नदी के जल के द्वारा बनाई जाती है प्रौढ़ावस्था में। तो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत अब जो स्थलाकृति का निर्माण होगा उसके बारे में स्टडी करना है हमको। तो प्रौढ़ावस्था में भी कुछ स्थलाकृति बनती होगी। अब यहां से भी एग्जामिनर सवाल बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं लेकिन सवाल बनाते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी जो आज वाला होने वाला है वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर कोई अच्छा एग्जाम दीजिएगा वहां पर सवाल आपको दिखाई पड़ेगा, अच्छा पेपर दीजिएगा वहीं पर आपको सवाल दिखाई पड़ेगा, अन्यथा जो कुछ एक आध सवाल निकलेगा, लेकिन हम पूरी कॉन्सेप्ट है। नदी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये टॉपिक पर मैंने जो आज लेक्चर होगा उसको दम समझना अति आवश्यक है, चलते इसको इग्नोर गलती से भी मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं प्रौढ़ावस्था पर। तो प्रौढ़ावस्था पर ध्यान दीजिए। इसी पर चर्चा करने वाले थे ना, इस पर समझिएगा कि इसमें जिस तरह का स्थलाकृति का निर्माण होगा, तो जिस तरह का स्थलाकृति का निर्माण होगा उसके बारे में तो सबसे पहले तो समझिए हम लोग युवावस्था, तो युवावस्था में हम लोग जो जानकारी था वो देख लिए थे। लेकिन यहां पर समझिएगा आप कि नदी में देखे थे पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित हुई थी, तो पहला वीडियो में देखे होंगे तो नदी के बारे में जो बेसिक जानकारी, लेकिन दूसरा वीडियो जब आप लोग देखे होंगे तो नदी के 3 अवस्था बताए थे, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो युवावस्था में हम आपको बताए थे ना, ध्यान दीजिए इधर। युवावस्था में आप देखे थे कि नदी इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र से निकल करके मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित हुई थी। तो आज पूरी जानकारी ये जो मैदानी क्षेत्र ना है, यहीं पर ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र में जिस तरह का स्थलाकृति का निर्माण होगा इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं हम लोग। आज मैदानी क्षेत्र में जिस तरह का स्थलाकृति बनेगा उसके बारे में पूरी जानकारी आज होने वाली है। तो समझिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा।
तो मैदानी क्षेत्र में जो जो स्थलाकृति बनेगा उसके बारे में, क्योंकि युवा अवस्था में सब तो आप देख लिए थे कि यहाँ से जो आपको जानकारी जो था पूरी तरह से दे दी गई थी कि हाँ इधर से देख लिए थे आप लोग कि युवा अवस्था में जो स्थलाकृति बनता, तो यहाँ तक आकर के इंड हो गए नदी के जल, तो युवा अवस्था क्लियर हो गया। अब ये वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था में भी देखेंगे हम लोग। तो समझिए, सबसे पहले प्रौढ़ावस्था में नदी विसर्प, नदी विसर्प समझिएगा। यहां पर प्रौढ़ावस्था में बनने वाले सबसे पहला स्थलाकृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नदी विसर्प। तो नदी विसर्प कहे का मतलब क्या है कि जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो उसके नदी जल की जो चाल एकाएक मंद हो जाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो उसकी चाल एकाएक मंद हो जाती है। उसके मार्ग में जब कोई चट्टान मिलता है तो नदी जल चट्टान काटने के बजाय अपना मार्ग ही बदल लेती है, जिससे नदी टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित होने लगती है। इसे ही नदी का विसर्प कहा जाता है। इसे मियांडर भी कहते हैं, जो यूनानी भाषा का शब्द है, जो मायोंट्रस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घुमावदार या मोड़दार, घुमावदार या मोड़दार। तो मायोंट्रस जो है घुमावदार या मोड़दार, समझिएगा कि नदी के विसर्प। तो नदी के विसर्प, तो नदी के विसर्प सर्प के मतलब है आपको पता है सांप। तो सांप के तरह कहे का मतलब नदी का सांप जिस तरह से टेढ़ी मेढ़ी चलती है उसी तरह से नदी भी टेढ़ा मेढ़ा माने आपका माने चलेगा। तो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, इसी को हम लोग नदी के विसर्प कहेंगे। अब किस तरह से चलेगा आप फिगर में आपको हम समझाने वाले हैं। तो बस इतनी याद रखिएगा, नदी विसर्प का मतलब क्या। तो सबसे पहले समझिएगा कि युवा अवस्था, तो युवा अवस्था में तो नदी ऊपर से गिर रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से जब नदी युवा अवस्था में ऊपर से पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित हो रही थी तो उसके मार्ग में जब कोई चट्टान मिलता था तो उसको अपर्दन करने के लिए उसको बहुत कम समय कहे का मतलब कि कम अवधि में अपर्दित कर देती थी चट्टान को। क्यों? क्योंकि उसके जल की तीव्रता अत्यधिक थी, उसके पास पावर शक्ति अधिक था, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से आ रही थी। लेकिन प्रौढ़ावस्था में समझिए, प्रौढ़ावस्था में नदी मैदानी क्षेत्रों में, तो मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही है। तो मैदानी क्षेत्रों में क्या कहते हैं, समतल भूभाग पर नदी जल प्रवाहित हो रही है, तो उसके मार्ग में जब कोई चट्टान मिलेगा तो युवा अवस्था के तुलना में प्रौढ़ावस्था में नदी के जल के जो तीव्रता है उतना माने नहीं रह पाता है, क्योंकि युवा अवस्था में पर्वतीय क्षेत्र थी। लेकिन यहां पर मैदानी क्षेत्र, समझिए, ये पर्वतीय क्षेत्र से नदी जल प्रवाहित होकर आ रही थी। पर्वतीय जल क्षेत्र से प्रवाहित होकर जब नदी जल आ रही थी, इसके मार्ग में जब कुछ चट्टान मिला था तो ठीक है, यहां पर इसके जल की तीव्रता अत्यधिक थी, यहां पर और तीव्रता अत्यधिक हो जाएगी। लेकिन ये मैदानी क्षेत्र जो है समतल भूभाग है, तो समतल भूभाग में युवा अवस्था इतना पावर संभव न है, युवा अवस्था इतना पावर समतल भूभाग में नहीं है, इसलिए यहां पर भी अपर्दन होता है। प्रौढ़ावस्था में अपर्दन होता है, लेकिन युवा अवस्था के तुलना में अत्यधिक समय लग जाती है प्रौढ़ावस्था में। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। समझिए, नदी के विसर्प, तो नदी के विसर्प शब्द, सर्प के मतलब होता है सांप। सांप जानते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलते हैं, तो जब टेढ़ा मेढ़ा सांप चलता है तो जिस तरह से सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है उस तरह से नदी भी टेढ़ा मेढ़ा प्रवाहित होता है, उसी को नदी का विसर्प कहते हैं। तो बस इतने बोलना है कि जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो उसकी चाल एकाएक मंद हो जाती है, जिसके कारण उसके मार्ग में जब कोई चट्टान मिलता है तो नदी जल चट्टान काटने के बजाय अपना मार्ग ही बदल लेती है, जिसके कारण नदी टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित होने लगती है। इसे ही नदी का विसर्प कहा जाता है। इसे मियांडर भी कहते हैं। यह नदी के अपर्दन एवं निक्षेपण दोनों क्रिया से इस तरह के नदी टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित होती है। नदी जो है अपर्दन कहकर अपरदनात्मक, अपर्दन के कारण भी टेढ़ी मेढ़ी में प्रवाहित होगी या निक्षेपण के कारण भी टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित होती है। ये दोनों क्रिया से बनता है, तो समझिएगा। इधर अब देखिए, ध्यान दीजिएगा इधर कि अब यहां से देखिए वो नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये नदी इधर से जा रही है कि हाँ नदी इधर से जा रहे हैं। अब इसके मार्ग में कोई बहुत बड़ा चट्टान मिल गया, तो यहां पर चट्टान सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, ठीक ना, कि चट्टान जो है कि सिर्फ एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। चट्टान मिल गया, चट्टान मिलेगा तब फिर भी टेढ़ा मेरा मार्ग में कोई छोटा पर्वत मिल गया, पहाड़ मिल गया, इसके कारण भी तो नदी अपना मार्ग बदल सकती है। नदी अपना मार्ग बदलेगी क्या है, सिर्फ चट्टाने के कारण। कब कोई पर्वत मिल गया तो उसको भी वहां पर भी उसको विरोध होगा, अवरोध होगा, जिसके कारण मैंने अपना मार्ग बदल लेगी। कोई पठार मिल गया जिसके कारण भी अपना मार्ग बदल लेगी, तो अपना मार्ग की और अन्य कारण से भी पर्वत पहाड़ पठार या खुद निक्षेपण कहे मतलब कि खुद अपने द्वारा जब कभी जब नदी जल प्रवाहित होती है तो खुद अपने मलबा के कारण, अपने द्वारा जो जलोढ़ बहा करके नदी जल लेके जाती है तो उसको निक्षेपित करते करते इतना बड़ा जमा कर देती है कि खुद का ही मार्ग इसको बदलना पड़ता है। अपने मलबा के कारण ही, अपने निक्षेपण, अपने माने जलोढ़ों के कारण भी कभी कभी अपना मार्ग बदलती है। तो इसके मार्ग में पहाड़ पठार वगैरह सब मिलते हैं, जिसके कारण इनका मार्ग
अवरोध होता है, विरोध होता है, जिसके कारण अपना मार्ग बदलते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल है कि सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं चट्टान, चट्टान जो है इसके लिए समझा रहे थे। समझिए, चट्टान मिल गया इसके मार्ग में, तो इसके मार्ग में जब कोई चट्टान मिल गया तो देखिएगा इधर, पहला बात कि ये तो मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, तो मैदानी क्षेत्र में ऐसे ही इसका जल की जो तीव्रता है वो कहे का मतलब कम हो गया है, तो जल की तीव्रता कम है। अब ये नदी जल यहां से जा रही है, तो ठीक है कि जा रही है, ईमानदारी पूर्वक यहां से बह रही है शांति से। अब इसके मार्ग में कोई चट्टान, बहुत बड़ा चट्टान मिल गया, तो नदी के जल देखिएगा, अब ये बहुत बड़ा चट्टान मिल गया, तो यहां से पानी, जितना भी पावर पानी के पास है सब चट्टान पर ठोकर मारे, जब यहां पर मैंने फोर्स अपना लगा रहे हैं, तो यहां पर अपन ताकत लगा रहे हैं चट्टान पर, तो चट्टान पर ताकत लगा रहे थे, यहां पर अपर्दन हो रहा है, अपर्दन यहां पर हो रहा है, लेकिन युवा अवस्था इतना तेजी से अपर्दन नहीं हो रहा है, संभव नहीं है युवा अवस्था इतना संभव, जैसे तेजी तो कहां से होगा, युवा अवस्था में पर्वतीय क्षेत्र से आ रही थी, लेकिन यहां पर देख रहे हैं फिगर में आप, यहां पर कहां आपको दिखाई पड़ा कि मैदानी क्षेत्र में समतल भूभाग में प्रवाहित होते, समतल भूभाग में उतना पावर ना इनके पास है। अब यहां पर जब टकरा रहे हैं, अब टकरा रहे हैं, ये पानी के आगे निकलने नहीं दे रहे हैं, तो जब पानी के आगे नहीं निकलने दिया जा रहा है तो क्या करेंगे, पानी तो रुकेगा नहीं, पानी तो कोई ना कोई रास्ता निकाल करके अपना मैंने नया रास्ता ढूंढेंगे। अब इसीलिए पानी देखिएगा, पानी यहां से अपना नया रास्ता ढूंढ लिए, इधर से ढूंढ लिए, इधर से निकलना शुरू कर दिए, तो पानी इधर से अपना नया रास्ता ढूंढ करके इधर से निकलना शुरू कर दिए। अब जब पानी इधर से निकलना शुरू कर दिए हैं, इस रास्ते से निकलना शुरू कर दिए पानी, तो समझिएगा ये तो विरोध कर रहा था, अब यहां से पानी निकलना शुरू कर दिया था। अब देखिए, अब ये तो मान लिया कि चट्टान मिल गया था, तो चट्टान मैंने विरोध किया, जिसके कारण जो था ये अपना मार्ग बदल के टेढ़ा मेरा मार्ग में प्रभावित हो गया। अब इनके पास पावर के अभाव, शक्ति के अभाव था, ऐसे भी हम आपको बताए थे, हम आपको बताए थे, समझिएगा, हम आपको ये बात बताए थे ना कि अगर मान ले कि प्रौढ़ावस्था में नदी वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, जवान हो जाती है, तो प्रौढ़ावस्था में नदी जब जवान हो जाती है, वयस्क में हो जाते हैं, तो इनमें समझदारी आ जाता है। युवा अवस्था में बताए थे कि जब पर्वतीय क्षेत्र से नदी नीचे उतर रही थी, तो पर्वतीय क्षेत्र से उसके मार्ग में कोई भी चट्टान अगर मिल जाता था तो अपन पावर, अपन शक्ति के प्रयोग कर कर उसको अपर्दित कर देते थे, काट छाट कर रहे थे। लेकिन प्रौढ़ावस्था में शक्ति के अभाव के कारण अपर्दन की क्रिया यहां पर भी संभव है, होती है, लेकिन युवावस्था की तुलना में कम होती है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे इससे भी समझिएगा कि कोई अगर मैंने वयस्क व्यक्ति है, एडल्ट है, जवान है, समझदार है, तो वो क्या करेंगे, अगर हम कोई रास्ता से, जिस एग्जाम्पल समझिएगा कि कोई रास्ता से अगर मैंने आप जा रहे हैं, तो कोई रास्ता से आप जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हाँ कोई रास्ता में कोई अपराधी प्रवृत्ति के कोई लोग दो चार को अपना टीम बनाए हुए हैं, कोई व्यक्ति को रोकता है कि रास्ता से नहीं जाने देंगे, तो युवा अगर कोई कम उम्र के कोई बच्चा रहेंगे, तो अगर उसको रोका जाता है, तो युवा के पास पावर अत्यधिक होता है, ठीक है कि उनके पास दिमाग के अभाव होता है, मैंने उनके पास बुद्धि के अभाव होता है, अल्प ज्ञान होता है, लेकिन उनके पास एनर्जी लेवल काफी हाई होता है, काफी उनके पास पावर होता है। उस मैंने जो रास्ता से जाते हैं, विरोध कर रहा है कोई व्यक्ति, फिर भी वही रास्ता से जाएंगे, अब झगड़ा होगा तो देखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत उनको नहीं लगेगा। लेकिन समझदार व्यक्ति के मतलब क्या करते हैं, समझदार व्यक्ति बोलिए, या समझदार व्यक्ति क्या है कि अगर कोई जा रहे हैं तो कहीं पर कोई विरोध करता है, तो अगर कोई इंसान है, समझदार है, तो क्या करेगा, अपना मार्ग बदल लेगा कि वो रास्ता से गेला पर विरोध होता है, वहां पर कुछ खराब प्रवृत्ति के लोग रहते हैं जो हमें जब न तब अवरोध करते हैं उनके मार्ग को, तो क्या करते हैं, अपना मार्ग बदल देते हैं, वो रास्ता छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं उधर से नहीं जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, उसके मैंने चाहे तो आप समझदार बोलिए या तो कमजोर बोलिए, समझदार बोलिए, कमजोर बोलिए। प्रौढ़ावस्था में नदी क्या कर रही है, इसके मार्ग में जब कोई चट्टान मिल रहा है तो ठीक है कि नहीं, मतलब जब चट्टान नहीं कट रहा है तो अपना मार्ग बदल के निकल रही है, चट्टान जब उनसे नहीं कट रहा है तो अपना मार्ग बदल के क्या करेंगे, निकल रहे हैं। तो जब मार्ग बदल के निकल रहे हैं, तो अब जब वहां से मार्ग बदल दिए, अब यही क्रिया इनके साथ आगे भी जारी रहेगा। इन्हें कि हाँ एक को चट्टान मिला था, मार्ग बदल के टेढ़ा मेढ़ा हो गए, इसके साथ आगे आओ पर्वत मिल गया, कोई पहाड़ मिल गया, कोई पठार मिल गया, फिर इनका मार्ग बदलना पड़ा। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल अगर चाहते हैं तो भारत में याद रखिएगा कि झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, बहुत अपना मार्ग बदलती है। वो नदी विसर्प का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है। भारत में जो झेलम नदी है बहुत मैंने अपना मार्ग बदलती है, उसके मार्ग में जब पर्वत पहाड़ पठार वगैरह आते हैं तो अपना मार्ग बदल के उनको जाना पड़ता है। तो समझिए इधर, तो नदी के विसर्प के मतलब समझ में कि नदी टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित होने, विरोध के कारण प्रवाहित होना। अब इधर कोई पहाड़ या पर्वत कुछ भी, फिर इधर से निकल गए, इधर अगर कोई चट्टान मिल गया तो इधर चट्टान मिलता, फिर इधर से निकल गया तो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग में प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं नदी का विसर्प, नदी का विसर्प। तो पूछेगा आपसे कि नदी का विसर्प क्या है, तो बस इतने कॉन्सेप्ट आपको बस दिमाग में याद रखना है, इतने बात बोलना है। क्या बोलना है कि नदी विसर्प में कि जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो उसके चाल एकाएक, नदी जल की जो चाल होती है एकाएक मंद पड़ जाती है, जिसके कारण उसके मार्ग में जब कोई चट्टान मिलता है तो नदी जल चट्टान काटने के बजाय अपना मार्ग ही बदल लेती है, जिसके कारण नदी टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित होने लगती है।
जिसके कारण नदी टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित होने लगती है, इसे ही नदी का विसर्प कहा जाता है। इसे मियांडर भी कहते हैं, इसे मियांडर भी कहते हैं, जो कि एक यूनानी भाषा का शब्द है, मायोंट्रस से बना है। अब मायोंट्रस शब्द के शाब्दिक अर्थ होता है घुमावदार या मोड़दार, घुमावदार या मोड़दार। तो देखिए इस तरह से नदी आपका प्रवाहित होना शुरू कर देगा, इस तरह से प्रवाहित टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित होना शुरू कर देगा। अब इसी को हम लोग नदी के विसर्प समझिए। अब नदी की विसर्प कहे का मतलब कि यही जो आपका स्थलाकृति यही जो बना है, इस आकृति में नदी जब प्रवाहित होगा तो इसी को नदी के विसर्प कहेंगे, नदी के विसर्प कहेंगे। अब ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि नदी की विसर्प के मतलब आपको पूरी जानकारी हम आपको दे दिए कि नदी विसर्प पूछेगा। अब बस इसका सबसे खूबसूरत एग्जांपल हम आपको झेलम नदी बोले कि झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, फिर स्पेशल जब पढ़ाएंगे वहां पर चर्चा करेंगे विशेष से, लेकिन नदी विसर्प तो याद रखिए। अब ये टेढ़ा मेरा मार्ग में जो प्रवाहित हो रहा है इसी को हम लोग नदी के विसर्प कहते हैं। सांप के आकृति की तरह प्रवाहित होती है, इसी की नदी की विसर्प, अवरोध के कारण, अवरोध के कारण माने विरोध के कारण। अब समझिए, अब चलेंगे, अब दूसरा, ये तो पहला स्थलाकृति के बारे में चर्चा की प्रवाहावस्था में, अब दूसरा देखेंगे। तो दूसरा क्या है मतलब गोखुर झील, ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्थलाकृति की चर्चा करेंगे हम आपको, गोखुर झील। अब ध्यान दीजिए, गोखुर झील, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, चापाकार झील, चापाकार झील, ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं क्षारण झील। ध्यान दीजिए, गोखुर झील, चापाकार झील या क्षारण झील। अब समझिएगा, गोखुर झील, चापाकार झील, क्षारण झील किसको कहते हैं। ये पहला स्थलाकृति हम लोग देख लिए प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था में पहला स्थलाकृति नदी विसर्प के बारे में जो भी जानकारी था हम आपको ट्रांसफर कर दिए। अब किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में चाहे तो पीटी रहे, मेंस रहे, लिखवा आपको लिखने के लिए कहे या आपसे मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे, कुछ भी पूछे, आप सब उत्तर देने के लिए सक्षम है। बस जितना जानकारी हम आपको दिए हैं उतना बस अपने जो शब्द हमारे द्वारा कहा गया उन सभी शब्दों को आप अपने माइंड में रखिएगा। अब देखिए, गोखुर झील, चापाकार झील या क्षारण झील। तो गोखुर झील, चापाकार झील या क्षारण झील किसको कहते हैं, गोखुर झील, चापाकार झील या क्षारण झील किनको कहते हैं, तो समझिए, गोखुर झील, चापाकार झील या क्षारण झील। अब समझिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि नदी जिस अवरोध के कारण, नदी जिस अवरोध के कारण टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित हुई थी, नदी जिस अवरोध के कारण टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित हुई थी, उस चट्टान को नदी धीरे धीरे अपरदित कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगती है। नदी जिस अवरोध के कारण टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित हुई थी, उस नदी जल जो है उस चट्टान को अपरदित कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगती है, जिससे टेढ़ी मेढ़ी मार्ग मुख्य मार्ग से अलग हो जाती है, जिससे टेढ़ी मेढ़ी मार्ग मुख्य मार्ग से अलग हो जाती है, उसे ही गोखुर झील, क्षारण झील या चापाकार झील कहते हैं। अब कैसे ये आकृति बनेगा, किस तरह का स्थलाकृति, जिससे कैसे ये आकृति का निर्माण होगा, या फिगर के माध्यम से समझिएगा। बोर्ड पर हम फिगर बनाने जा रहे हैं, तो बस इतने बोलना है कि गोखुर झील बोलेगा। गोखुर के मतलब समझ कि गाय के खुर, जिसे गाय के पैर देखते ना हैं, अब किस तरह से गाय के पैर हम आपको फिगर में दिखाते हैं, तो गाय के पैर की तरह झील का निर्माण हो जाता है। तो झील बोलेंगे, गोखुर झील क्या है, तो नदी जिस अवरोध के कारण टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित हुई थी, उस चट्टान को नदी धीरे धीरे अपरदित कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण वह टेढ़ी मेढ़ी मार्ग मुख्य मार्ग से अलग हो जाती है, वह टेढ़ी मेढ़ी मार्ग मुख्य मार्ग से अलग हो जाती है। इसे ही गोखुर झील, क्षारण झील या चापाकार झील कहते हैं, इसे गोखुर झील, क्षारण झील या चापाकार झील कहते हैं। समझिए, अब ध्यान दीजिएगा, यही फिगर पर हम आपको समझा दे रहे हैं, यही फिगर पर समझा दे रहे हैं, तो समझिए। अब यहां पर तो आप देख रहे हैं कि हाँ, हम देखे थे हम लोग कि ये नदी के जल यहां से प्रवाहित हुए थे, तो यहां से जब नदी जल प्रवाहित हो जाकर चट्टान से टकराया था, चट्टान से टकराए, चट्टान विरोध किए, तो चट्टान विरोध किए, पानी तो रुके नहीं, अपना नया मार्ग बना लिए, नया रास्ता ढूंढ लिए, और नया रास्ता ढूंढ करके निकल दिए, ऊपर से निकल दिए, तो ऊपर से निकल करके इस तरह से प्रवाहित होकर के इधर से चल दिए, तो इधर से चल देते। अब यहां पर जो पानी अपना पूरा फोर्स लगा रहे हैं, तो ये तो पूरा चट्टान पर क्या करेंगे, चट्टान को पूरी तरह से मैंने चट्टान पर अपना पूरा बल लगा रहे हैं। मैदानी क्षेत्र में हम आपको बोले ना थे कि मैदानी क्षेत्र में भी अपर्दन की क्रिया होती है, लेकिन अवधि समय लग जाता है अधिक, तो समय अधिक। युवा अवस्था में क्या था कि युवा अवस्था में समय कम लगता था, क्योंकि वहां पर जल की तीव्रता अत्यधिक थी, लेकिन यहां पर भी जैसे प्रौढ़ावस्था जो है, यहां पर भी अपर्दन की क्रिया भी जारी है, लेकिन यहां पर समय अधिक। तो समय कहे का मतलब कि युवा अवस्था में अगर 10 वर्ष लगता है, तो यहां पर मान लीजिए 50 वर्ष लग गया, 100 वर्ष लग गया, तो 100 वर्ष के बाद उस चट्टान को धीरे धीरे अपरदित कर सीधे निकलेगी नदी ना, समझिए इधर। अब यही क्या करेगी, जो नदी यहाँ पर फोर्स, तो धीरे धीरे चट्टान को अपरदित कर सीधे, समझिएगा, धीरे धीरे चट्टान को अपरदित कर सीधे इधर इस तरह से निकलना शुरू कर देंगे, तो इस तरह से निकलना शुरू कर देंगे, समझिए।
पहले तो इस तरह से निकल के नदी की जल जा रही थी, इस तरह से निकल के जा रही थी, लेकिन क्या है, जब चट्टान जब विरोध कर रहा था, तब ये चट्टान जब विरोध कर रहा था, जिसके कारण नदी के अपना मार्ग बदलना पड़ा था, इधर से निकलना पड़ा था। लेकिन यहां पर समझिए कि यहां पर ये जो नदी जल यहां से निकल के जा रही है, अब यहां से सीधे निकल के जा रही, समझ फिगर देखिएगा इधर, तो फिगर में समझिएगा कि यहां से सीधे निकल के जा रही है, तो सीधे निकल के जब यहां से प्रवाहित होगी, अब यहां से तो नदी के जल मजबूरी से ना यहां से मुड़ के जा रही थी, तो नदी समझिए वहां से मजबूरी में जब विरोध हो रहा था, तो विरोध हो रहा था जिसके कारण उधर से मुड़ के जा रही थी। लेकिन जब विरोध हो रहा था चट्टान के कारण, अब धीरे धीरे वही विरोध को अपर्दित कर सीधे निकलना शुरू कर दिए, तो सीधे निकलना शुरू कर दिया, अपर्दित करके सीधे मैंने बाहर जा रहे हैं, खुद निकल के जा रहे हैं। तो अब उनका रास्ता सुगम हो गया, सरल हो गया, आप सीधे निकल जाएंगे। तो सीधे निकल जाएंगे तो जो नया रास्ता बनाए थे मजबूरी के कारण, वो रास्ता से इनको कटना पड़ेगा, छटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। रास्ता से इनको क्या करना पड़ेगा, ये रास्ता जो बनाए थे, ये रास्ता से नहीं जाएंगे, क्या पानी को क्या हो रहा है, पानी सीधे निकल के जा रहे हैं, तो पानी जो सीधे निकल के प्रवाहित हो रहे हैं, इधर से निकलते जा रहे हैं। अब ये जो रास्ता जो बनाए थे, ये रास्ता क्या हो गया, ये रास्ता अलग थलग पड़ गया, कहा मतलब अलग रह गया। अब उसमें क्या होगा ना कि बरसात जब होगी, चाहे तो नदी की जल, अब उससे नदी के जल प्रवाहित नहीं होंगे, वो झील की तरह निर्मित हो जाएगा, झील बन जाएगा। तो समझिए अब यहां पर देखिएगा, अब इस तरह से प्रवाहित हो गया, यहां से कट गया, तो यहां से जब ये कट गए हैं तो इस तरह के देखिए तो आकृति बन गया है, इस तरह की आकृति बन गया है, इस तरह की आकृति बन गया है, समझिए इस तरह की आकृति। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं गोखुर झील, गोखुर झील। देखिएगा वृत्त के चाप की तरह दिखाई पड़ेगा आपको, इसीलिए इसको चापाकार झील बोलते हैं या क्षारण झील बोलते हैं। तो आप कह सकते ना है कि गोखुर झील किसको कहेंगे, गोखुर झील या क्षारण झील या चापाकार झील। तो अगर गोखुर झील, चापाकार झील या क्षारण झील अगर आपसे पूछा जाए, तब बस एक ही जवाब दीजिएगा कि तीनों एक ही नाम है, गोखुर झील, चापाकार झील या क्षारण झील। नदी जिस अवरोध के कारण टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित हुई थी, नदी जिस अवरोध, अवरोध का मतलब विरोध, चट्टान के विरोध के कारण, तो नदी जिस अवरोध के कारण टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित हुई थी, उस चट्टान को नदी धीरे धीरे अपर्दित कर, इस चट्टान को नदी धीरे धीरे अपर्दित कर, काट के छांट के क्या किया था, सीधा निकलना शुरू कर दिया था। तो नदी जिस अवरोध के कारण टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित हुई थी, उस चट्टान को नदी धीरे धीरे अपर्दित कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगती है। उस चट्टान को नदी जल अपर्दित कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगती है, जिससे टेढ़ी मेढ़ी मार्ग मुख्य मार्ग से अलग हो जाती है, जिससे टेढ़ी मेढ़ी मार्ग मुख्य मार्ग से अलग हो जाती है, उसे ही गोखुर झील, क्षारण झील या चापाकार झील कहा जाता है। गोखुर झील, क्षारण झील या चापाकार झील कहा जाता है। देखिएगा ये आपको हूबहू दिखाई पड़ा होगा कि जो जानवर होता है, गाय होता है, तो गाय के खुर की तरह, तो गाय के जो पैर होता है, तो गाय के खुर की तरह इसकी आकृति होती है, तो गाय की खुर की तरह इसकी आकृति होती है। जो वृत्त देखते हैं, तो वृत्त में जो नीचे चाप बनता ना है, तो उस चाप की तरह इसकी आकृति होती है, तो इसको गोखुर झील या चापाकार झील की संज्ञा दी जाती है। इसी को क्षारण झील भी हम लोग कहते हैं। तो दोनों स्थलाकृति हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया, नदी विसर्प और गोखुर झील। अब चलेंगे हम लोग तीसरा स्थलाकृति, उसका फिगर हम इसको मिटा के बनाने जा रहे हैं। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। अब तीसरा जो है इसका हम आपको चर्चा करेंगे, तो तीसरा आगे चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं, अब इसको मिटाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए इधर, जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख या जलोढ़, जिसे जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु, ये अब समझिएगा तीसरा स्थलाकृति। तो तीसरा स्थलाकृति पर चर्चा करने वाले हैं अब हम लोग, क्योंकि दो तो हम देख लिए थे, चर्चा उधर मैंने पूरा कर लिए। अब तीसरा पर समझिएगा, अब इसमें जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु बोलते, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहते हैं इसमें। चौथा स्थलाकृति नदी तटबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो समझिए तीसरा स्थलाकृति जो जलोढ़ पंख है, इसमें क्या होता है कि नदी हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो नदी जो है पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित हो रही थी, पर्वतीय क्षेत्र से जो नदी आ रही है, जब पर्वतीय क्षेत्र से नदी आ रही है, यहाँ मैदानी क्षेत्र में गिरेगी, तो मैदानी क्षेत्र में गिरेगी, तो यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र में नदी गिरेगी, तो यहाँ पर इस तरह के मैंने क्या करेगा कि अपना जो इनके द्वारा जो जलोढ़ वगैरह आएगा ना, जो भी इनके द्वारा छोटा छोटा पत्थर के जो कण होते, टुकड़े होते हैं, उस सब को बहा करके लेके आएंगे, कुछ बड़ा रहेगा कुछ छोटा रहेगा, उस सब को यहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे, तो यहाँ पर इस तरह का स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहते हैं। तो समझिए जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु नदी के तरुणावस्था के अंतिम चरण, नदी के तरुणावस्था के अंतिम चरण तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण में, नदी के तरुणावस्था के अंतिम चरण तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण में नदियां जब अधिक बोझ के साथ, जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती है, जब नदियां अधिक बोझ के साथ पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती है, तो वो अपने साथ जो जलोढ़ को,
जलोढ़ का है कि मतलब छोटा छोटा पत्थर के टुकड़ा, बालू के कण जो होता है, जलोढ़ को बहा कर लेके के आती है और उसको नदी के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में, पंखाकार रूप में, अर्धवृत्ताकार रूप में, पंखाकार रूप में, शंक्वाकार रूप में निक्षेपित कर देती है। अर्धवृत्ताकार, पंखाकार, शंक्वाकार रूप में निक्षेपित कर देती है। उसी आकृति को हम लोग बोलते हैं जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। तो अब समझिएगा जी क्या बोले थे, पर्वतीय ढाल से जब शहर से नदी जब ऊपर से आ रही है तो ये पर्वतीय क्षेत्र रखे हैं, तो इधर से मैंने नदी, तो जब मैदानी क्षेत्र में जहां पर नदी गिरेगी तो जहां पर तो ये तो पूरा का पूरा युवा अवस्था है। तो युवा अवस्था क्या मतलब तरुणावस्था या तरुणावस्था, युवा अवस्था को तरुणावस्था हम लोग कहते हैं। तो यहां पर जब नदी गिरेगी, तो यहां पर जब नदी गिरेगी, तो जहां पर मैंने मैदानी क्षेत्र में जहां पर नदी गिरेगी तो यहां इसका क्या होगा, अंतिम चरण। अंतिम चरण का मतलब वहां पर युवा अवस्था समाप्त होने वाली है। युवा अवस्था वहां पर समाप्त ना होगा तो यहां पर युवा अवस्था समाप्त हो जाएगा। यहीं से मैदानी क्षेत्र में जब नदी प्रवाहित होगी तो यहीं से प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होती है। प्रौढ़ावस्था यहीं से प्रारंभ होती है। तो बस प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होती है। अब यहां से जब यहां पर अपना पानी अपना नीचे गिरा है, तो नदी जब पानी गिराएगा तो जब फोर्स बचपन अगर सामान्य बीता होगा, तो गांव परिवेश में अगर जीवन अगर बीता होगा, तो आप जानते होंगे शायद कि जब पानी ऊपर से, जब पानी कहे के मतलब क्या है कि मैंने जो सिंचाई कार्य के लिए गांव में जो देखते हैं कि हम लोग मैंने क्या करवाते हैं, हम लोग मैंने जो पंप लगवाते हैं जहां से पानी जमीन के अंदर से जब बाहर आते हैं, तो वहां पर देखते होंगे तो जब पानी जहां पर जिस स्थान पर गिरती है, तो जहां पर जिस स्थान पर पानी गिरती है वहां पर क्या करता है कि पानी अपर्दित करके गड्ढा कर देती है। पानी जो जहां पर गिरेगी तो अपर्दित करके गड्ढा कर देगा आपको, मैंने अर्धवृत्ताकार या शंक्वाकार रूप में वहां पर गड्ढा हो जाती है। वहां पर जो घरा जो जहां पर उन्होंने जो पंप के द्वारा जहां पर जिस स्थान पर पानी मैंने जहां पर गिरेगा वहां पर गड्ढा हो जाती है। ये तो नदी है, तो नदी के क्या देख रहे हैं, ऊपर से यहां से ऊपर से जो पर्वतीय क्षेत्र में जब तक प्रवाहित युवा अवस्था, तो युवा अवस्था जहां पर यहां पर गिर रही है, तो यहां पर जब ये गिरेगी, यहां पर जब गिरेगी तो इसका युवा अवस्था अब इंड हो गया। युवा अवस्था इसका क्या हुआ, अब इंड हो गया, मतलब खत्म हो गया। अभी मैदानी क्षेत्र में यहां से प्रवाहित होगी तो प्रौढ़ावस्था में, तो कह सकते हैं इसको युवावस्था के अंतिम चरण तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक चरण। युवावस्था के अंतिम चरण तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक चरण में नदियां अधिक बोझ के साथ जब नदियां अधिक बोझ के साथ पर्वतीय ढाल के सहारे जब नीचे उतरती है, पर्वतीय ढाल के सहारे जब नीचे उतरती है, तो उसके साथ जो भी जलोढ़ कहे का मतलब बालू हो गया, कंकर पत्थर जो भी उसके साथ हो गया, जो बहा करके लेकर आती है, उसको नदी के जो आधार तल होता है उसके पास व्यवस्थित कर दिया जाता है। उसे हम लोग, उससे जो आकृति बनती है उसी को जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु या उसको मैंने जिस अर्धवृत्ताकार आकृति के जो मैंने बनेगा, इसको हम लोग जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु के निर्माण होता है। समझिए, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु पूछेगा तो बस इतने बात बोलना है। जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु पूछे हमसे तो बस इतने बात बोलना है कि युवावस्था के अंतिम चरण तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण में जब नदियां अधिक बोझ के साथ पर्वतीय ढाल के सहारे जब नीचे उतरती है, तो उसके साथ जो भी जलोढ़ बहा करके लेके आया जाता है, उस जलोढ़ को, उस मैंने बालू पत्थर के टुकड़े को, जो बारीक मैंने छोटा टुकड़े या बड़ा टुकड़े को आधार तल के पास व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे शंक्वाकार आकृति का निर्माण होता है, अर्धवृत्ताकार आकृति का निर्माण होता है। उसी को हम लोग जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहते हैं। जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहते हैं। तो बस इतने शब्द इसमें आपको याद रखना है। जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु में ये तीसरा स्थलाकृति के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो बस तीसरा स्थलाकृति ये मैदानी क्षेत्र में ये स्थलाकृति के निर्माण हो रहा है। अब चलते हैं चौथा अंतिम स्थलाकृति। अब इसको बोलते हैं नदी तटबंध। तो नदी तटबंध के मतलब नदी के किनारा। नदी तटबंध के मतलब क्या होगा, नदी के किनारा। तो इसमें क्या है कि नदी तट के मतलब किनारा। अब इसमें समझिएगा, नदी जल के द्वारा, ये जो नदी मैंने नदी के किनारा लिए, तो नदी जल के द्वारा जो भी जलोढ़ बहा करके लेके आया जाता है, ठीक है, जो भी, अब इसके साथ कुछ जलोढ़ बहा करके, छोटा छोटा जलोढ़ के मतलब याद रखिएगा, जलोढ़ बोले तो जलोढ़ के मतलब छोटा छोटा पत्थर के टुकड़ा, बारीक टुकड़ा, बालू कंकड़ पत्थर से, उसी को हम लोग जलोढ़ बोलते हैं। जलोढ़ उसी को कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अभी बहा करके लेके जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसके साथ मतलब मिट्टी उट्टी सब चीज होगा, तो इसको किनारे में जो है व्यवस्थित करते चल जाते हैं। व्यवस्थित इसी तरह से मैंने इस किनारे में क्या कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। तो नदी जल के द्वारा उसके साथ जो भी मैंने जलोढ़ या मिट्टी जो बहा करके ले जाता है, उसको किनारे में व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिससे तट मैंने बांध का निर्माण होता है। उसी को हम लोग नदी तटबंध कहते हैं। नदी तटबंध है, नदी के किनारा कहते हैं। अभी प्राकृतिक का कृत्रिम दो तरह का होता है। प्राकृतिक का मतलब कि नदी खुद इसका निर्माण करेगी,
तो नदी के द्वारा जो खुद इसका निर्माण किया जाएगा वो प्राकृतिक रूप से हो गया। कृत्रिम, कृत्रिम कहे का मतलब समझिए कि ये तो किनारा मान लीजिए नदी प्रवाहित हो रही है, तो नदी जल जब प्रवाहित हो रही है इसके साथ जो भी जलोढ़ बन आएगा वो किनारे व्यवस्थित कर देंगे। अब इसका जो किनारे व्यवस्थित कर दिए तो ये तो भाई तटबंध किनारा बन गया। अब इधर कोई गांव पड़ गया, तो इधर जो ग्रामीण इलाका पड़ गया है, तो अगर कोई ग्रामीण इलाका में कहीं पर मैंने नदी के जो मैंने बांध होता है वो कहीं पर अगर टूट गया तो उसके जो आसपास के जो नदी के जो किनारे बसे हुए जो गांव होते हैं उसमें अगर नदी के जब बांध जब टूटता है तो उसके आसपास जो भी ग्रामीण इलाका में जो लोग वास करते हैं उसको काफी उनको जो है काफी जिसे जान माल की अपार क्षति होती है। बाढ़ के जब समस्या जब मैंने भयंकर रूप जब नदी अपना धारण करती है तो जब नदी के तट अगर किनारा जब टूटेंगे ना तो उसके आसपास जो भी ग्रामीण जो भी गांव पड़ेंगे जब जो नदी के चपेट में आते हैं वहां पर जान माल की अपार क्षति होती है। तो वहां पर अपार क्षति होती है तो कुछ ग्रामीण लोग जो होते हैं क्या करते हैं कि नदी के बांध को खुद बनवाते हैं, मजबूत करवाते हैं। नदी अब ग्रामीण के द्वारा जो नदी के जो तट को किनारा को जो ऊंचा करवाया गया है उसको बांध बनवाया गया है मजबूती के लिए, तो कृत्रिम हो गया। अब प्राकृतिक है का मतलब कि नदी के द्वारा जो भी नदी के साथ जो जलोढ़ बहा करके जा रहा था, मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू जो भी जा रहा था उसको जब किनारे व्यवस्थित करते जा रही थी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तटबंध। तो नदी जल के द्वारा जो मैंने मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू जो बहा करके लेके जाया जाता है उसको किनारे व्यवस्थित करते जाते हैं और उससे जो मैंने एक तरह से कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, कम ऊंचाई वाले कटक के समान, कम ऊंचाई कटक बढ़ाएंगे, कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं तटबंध। आई तटबंध जो है जब टूटेगा ना, तटबंध के जब टूटता है तो आसपास में बाढ़ आ जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से मैंने प्राकृतिक आपदा है। ये आपदा आ जाती है, बाढ़ के आना प्राकृतिक आपदा, सुखाड़ आना प्राकृतिक आपदा, भूकंप के आना प्राकृतिक आपदा, ज्वालामुखी का फटना प्राकृतिक आपदा, उल्का पिंड के गिरना प्राकृतिक आपदा। तो ये प्राकृतिक आपदा एक तरह से हो जाती है। तो आपदा का मतलब आपदा पढ़ाएंगे कभी, आपदा का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम समय में घटने वाली वैसी घटना, बहुत ही कम समय में घटने वाली वैसी घटना जिससे जान माल की अपार क्षति होती है आपदा कहलाती है, जिससे जान माल की अपार क्षति होता है आपदा कहलाते हैं। इस पर चर्चा कभी करेंगे। तो बस इतने शब्द आपको याद रखना है, इतने शब्द जो है इसमें आपको याद रखना है। आपका टोटल जानकारी जो था प्रौढ़ावस्था में बस नदी विसर्प, गोखुर झील, जलोढ़ पंख और नदी तटबंध, ये चार को जो हम आपको बताए आकृति स्थलाकृति मैदानी क्षेत्र में निर्माण हुआ, इस सब को बस खाली माइंड में रखिएगा। आपका ये पूरा टॉपिक एंड हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम करवाएंगे तो उसमें हम लोग वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का मतलब कि नदी कि वृद्धावस्था में किस तरह का स्थलाकृति का निर्माण करेंगे, तो वहां पर हम लोग डेल्टा के बारे में चर्चा करेंगे। तो बस आज के क्लास में इतने तक रहेगा। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब के बटन जो है वो दबा करके ही जाएं। तब याद रखिएगा शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जब कल जो लेक्चर तैयार करेंगे तो उसमें आपका 20 से 25 मिनट हार्डली बनेगा आपका डेल्टा के बारे में जो वृद्धावस्था में। उसके बाद हम लोग प्रत्येक नदी पर चर्चा करेंगे, जो भी भारत के मुख्य प्रमुख नदियां हैं उस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।